नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का सियासी बिसात। बीजेपी के दिग्गज देंगे मंत्र। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जयपुर आ रहे हैं, रात 8 बजे आ रहे हैं और माना जा रहा है कि परिवर्तन यात्रा के बाद आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वो फीडबैक लेंगे। माना यह भी जा रहा है कि अमित शाह बीजेपी वर्कर्स को एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का सियासी संदेश भी देंगे। अमित शाह विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन करेंगे और टिकट फॉर्मूले पर भी कोई मंत्र दे सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। चुनावी घमासान, बीजेपी का बड़ा प्लान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल आएंगे जयपुर। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे मंथन। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लेंगे फीडबैक। टिकट फॉर्मूले पर दे सकते हैं मंत्र। सियासी बिसात, बीजेपी के दिग्गज देंगे मंत्र। तो कल रात 8 बजे पहुंचने वाले हैं अमित शाह और अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजस्थान बीजेपी में इस वक्त हलचल मची हुई है कि आखिर अब जब अमित शाह आएंगे तो किस तरह का मंत्र देंगे, टिकटों को लेकर क्या चर्चा होगी, क्या फॉर्मूला तैयार होगा, टिकट मिलने शुरू हो जाएंगे या फिर अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। 4 खास मेहमान जुड़े हैं, स्वागत करते हैं एक एक करके। परिचय कराता हूं। विकास बारहट साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ। विकास जी स्वागत है आपका। भरत मेघवाल साहब, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत, जयपुर स्टूडियो से हैं भरत जी। महेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, महेश जी स्वागत। और डॉक्टर राकेश गोयल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ यहां नोएडा स्टूडियो से जुड़े हैं। राकेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सीधा सवाल आपसे करना चाहूंगा विकास बारहट साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल रैली हुई और उससे पहले कयास ये लगाए जा रहे थे, खबरें ये आ रही थी निकलकर सूत्रों से कि प्रधानमंत्री मोदी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन के बाद राजस्थान की एक लिस्ट तो आ ही जाएगी, लेकिन लिस्ट आई मध्य प्रदेश की और वो भी दूसरी। अब कब तक ये लिस्ट आएगी और कल अमित शाह का क्या कार्यक्रम है, क्या आप इस बारे में रोशनी डालेंगे? क्योंकि प्रदेश की जनता तो सुन ही रही है, जानना चाह ही रही है कि आखिर ये दौरा किस लिए है। बल्कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के टिकट के दावेदार हैं, उनमें बड़ा कौतूहल है, उनमें बड़ी जिज्ञासा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कल की रैली के लिए अगर आपको बताऊं तो मैंने शायद समझदार होने के बाद से लेकर आज तक के मेरे जीवन में, जिसमें मैं समाज के और भी पहलुओं से जुड़ा रहा, मैंने किसी नेता के प्रति इतना उत्साह और इतनी संख्या में लोगों का हुजूम कभी नहीं देखा कि जयपुर के अंदर रैली का स्तर। विकास जी, कल की बात हो गई, विकास जी कल की बात हो गई, अब आने वाले कल की बात करते हैं। जी, जहां तक टिकट वितरण की बात है तो बहुत जल्द जो है वो इसके ऊपर काम चल रहा है। प्रत्याशी लगातार अपने बायोडेटा और अपने बारे में जानकारी और अपने किए गए कार्य जो है वो बता रहे हैं। सर्वे जो है वो सक्षम स्तर के ऊपर पार्टी के विभिन्न फोरम्स के द्वारा जो है वो किए गए हैं और हमारे यहाँ पर पार्टी में पूर्णतया लोकतंत्रात्मक तरीके से जो है वो टिकटों का निर्धारण किया जाता है, जिसके लिए मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक प्रत्येक कार्यकर्ता के मंतव्य को और टिकट के लिए आशा रखने वाले लोकतंत्र मध्य प्रदेश में 2 सूची के जरिए दिखाई दे रहा है, लेकिन राजस्थान में अभी तक एक भी सूची नहीं आई, जबकि चुनाव एक साथ ही होने हैं। जल्द ही आपके सामने राजस्थान की सूची भी जो है वो आपके सामने आ जाएगी। अब ज्यादा दिन नहीं है कि प्रथम सूची के आने में। और अमित शाह के दौरे को लेकर कुछ आपने विशेष बताया नहीं, जानकारी नहीं दी, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको कि हमसे ज्यादा जिज्ञासा इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं में है, नेताओं में है, जो टिकट की चाह रखते हैं उनमें है। अमित शाह जी हमारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और देश के गृह मंत्री हैं। वो यहाँ पर जो है वो कई पहलुओं पर काम और अपना मार्गदर्शन देने के लिए पधार रहे हैं। अधिकृत जानकारी आपको जो है वो जैसे ही तय हो जाएगा दे दी जाएगी। महेश शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल अमित शाह के इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? कल रात 8 बजे वो आएंगे, रात का प्रवास जयपुर में होगा जो जानकारी है, परसों फिर वो वापस जयपुर से दिल्ली आ जाएंगे। क्या लग रहा है, क्या चर्चा होगी, क्या बातचीत होगी, क्या लिस्ट फाइनल होगी, उसमें कुछ नाम जोड़े और घटाए जाएंगे या कुछ निर्देश दिए जाएंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमित शाह जो एक संगठन को चलाने की जो उनमें है क्षमता और दूसरा चुनाव की व्यूह रचना करने की उनकी क्षमता और चेहरों का चयन करने की उनकी क्षमता जो है वो वास्तव में बहुत काफी
जिसे गहराई वाली जो चीज है उसमें। और ये भी देखते हैं वो कि जो हमें आने वाली मतलब क्या रणनीति कैसे अपनाई है। इससे पहले भी, चुनाव से पूर्व 1-2 साल पहले भी जब भी उन्होंने दौरे किए तो उनका एक मूल मंत्र था कि सब एक रहें, एक मुखी रह करके अपने को चुनाव लड़ना है। तो ये इस पे ज्यादा जोर रहेगा। और दूसरा वो ये भी देखने की कोशिश करेंगे अब तक की जो प्रगति हुई है उसका क्या आकलन करेंगे। और परिवर्तन अभी जैसे मतलब क्या था मोदी जी की विजिट के बाद में या आपके जो परिवर्तन यात्राएं जो हुई है और उसमें उससे पहले जन आक्रोश वार्ताएं जो हुई है, महेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि अब तक परिवर्तन यात्रा जिस तरह से हम कहें कि 25 तारीख से पहले ही विधिवत चारों यात्राएं समाप्त हो गई थी, क्या इसकी प्रगति क्या रही, क्या फीडबैक आई, कितना जोश यहां कार्यकर्ताओं में दिखा, कौन नेता सक्रिय दिखाई दिया, कौन दावेदार बन सकता है, जनता किस तरह से नब्ज टटोल रही है बीजेपी के पक्ष में या फिर बीजेपी के खिलाफ? तो ये सारी रिपोर्ट तो अमित शाह के पास होगी ना सर? ये पहुंच गई है, लेकिन अब इसमें ये भी है, देखा जा रहा है कि स्ट्रेटेजिकल तरीके से 3 स्टैंडर्ड बनाएंगे ये। एक वो जीतने वाली जो हमारे कब्जे में है, और जो वो वाली जहां हमने बहुत ही कम संघर्ष से मतलब हार गए थे, और वो एक जहां बिल्कुल बीजेपी का काफी मतलब क्या कहते हैं ना बहुत कमजोर परफॉर्मेंस है। तो ये एक जो चीज है उस पर वो गंभीरता से लेंगे जी। और संभव है इस बार जो चेहरे हैं वो केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों को भी दे सकते हैं, इसमें मैदान में उतार सकते हैं, और दूसरे सांसदों को भी जिनकी, यानी बिल्कुल महेश जी, जो मध्य प्रदेश में दूसरी लिस्ट में नजर आया जिसमें 7 सांसदों और 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया, कुछ उसी तर्ज पर राजस्थान भी हो सकता है। डॉक्टर राकेश गोयल जी, हर राज्य की राजनीतिक तासीर अलग होती है, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में 1 लिस्ट आई, 2 लिस्ट आई, बीजेपी की आई कि कांग्रेस की नहीं आई। राजस्थान में अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी तक कांग्रेस की लिस्ट आई है, ना ही बीजेपी की लिस्ट आई है, और चर्चा लगातार यही हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद आ जाएगी लिस्ट। कांग्रेस में भी ये लगातार चर्चा होती कि सितंबर के पहले हफ्ते में आ जाएगी, फिर हुआ कि 15 दिन बाद आ जाएगी, फिर हुआ कि जब महीना सितंबर का खत्म होगा तब आएगी। कैसे आप टिकट के बंटवारे को लेकर देख रहे हैं? क्या पहले टिकट फाइनल करके एक सूची जारी करके कॉन्फिडेंस नहीं दर्शाना चाह रहे, या फिर डिले करना चाह रहे हैं ताकि जो बगावत है उसको थामा जा सके? राकेश जी, देखिए, अमित शाह जी जो है भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, बड़ी सावधानी समझदारी से निर्णय लेते हैं, बहुत सोच समझ के सूझबूझ के साथ ये निर्णय किए जाते हैं। लिस्टें तो हर क्षेत्र से लगभग जा चुकी हैं, उनमें से शॉर्टलिस्ट हो रही हैं, कौन कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिताऊ हैं, कौन कैंडिडेट हैं जो बेदाग हैं, जिनकी अच्छी छवि है, कौन कैंडिडेट हैं जिनको जनता पसंद करती है, और उस पर कैसे निर्णय आएगा वो तो खैर आला कमान बताएगा। और कल का जो दौरा है अमित शाह जी का, बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है, और मुझे लगता है कि शायद काफी पिक्चर हमें परसों तक ये क्लियर होगी कि किस तरीके से किन कैंडिडेट्स को लाएंगे और कितनी लिस्टों के थ्रू इस 200 सीटों का बंटवारा हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर राकेश, मैं यही कहना चाह रहा हूं, जैसे आपने भी कहा कि बहुत महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है। उनकी कोई जनसभा नहीं है, उनकी कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, अभी तक कोई प्लान नहीं है, सामने नहीं लाई गई है। वो जाहिर तौर पर मीटिंग्स करेंगे, 1-to-1 मीटिंग करेंगे या फिर एक साथ मीटिंग करेंगे जो बंद कमरे में होगी, जो बाहर उस तरीके से खबर निकल कर सामने आ पाए ये तय नहीं। लेकिन फिर भी आपको क्या एजेंडा लगता है, क्या नजर आता है कि अमित शाह राजस्थान के नेताओं के साथ बैठकर क्या कुछ बात करने वाले हैं, क्या कुछ बात करने जा रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात सर ये भी कि क्या जब नेता राजस्थान के अमित शाह के पास मिलने के लिए पहुंचेंगे तो क्या उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया भी आ सकती हैं? क्योंकि हम बाकी नेताओं के अगर नाम ले, जितने भी बीजेपी के हैं, वो तो सब जाहिर तौर पर कल मिलेंगे, मुलाकात होगी, बातचीत होगी, दिल्ली में भी होती है और जयपुर में भी होगी क्योंकि कल का दिन खास है। लेकिन क्या वसुंधरा राजे भी कल आएंगी? जी बिल्कुल, मुझे लगता है इतनी जो सीनियर लीडरशिप है तो बिल्कुल वो आएंगी, उनको बुलाना भी चाहिए, क्योंकि जो 2023 का इलेक्शन है एक तरह से सेमीफाइनल है 2024 का, उस तरीके से भी हम देख सकते हैं, और ये महत्वपूर्ण भी रहेगा। और वसुंधरा जी का वहां पे मौजूदगी मुझे लगता है रहेगी, क्योंकि ज्यादातर मंच पे वो हैं साथ में, और जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि वसुंधरा जी अलग लाइन पे या किसी और उस पे चल रही हैं, वो शायद भ्रम काफी हद तक
राजस्थान से छट चुका है। भरत मेघवाल जी, सितंबर के पहले हफ्ते में हिमाचल कर्नाटक के फॉर्मूले के हिसाब से जल्द से जल्द लिस्ट आ जाएगी, चुनाव से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। अभी तक कोई लिस्ट आई नहीं। बीजेपी भी अभी अपने मंथन में कर रही है, लेकिन आप यही कहेंगे कि बीजेपी का तो इतने घर का मामला है, लेकिन मैं आपके घर की भी जानना चाहूंगा। आप कह तो रहे थे कि हम सितंबर में लेके आ जाएंगे लिस्ट। रविंद्र जी, देखिए, अगर आपको पता हो तो आज कांग्रेस पार्टी एक स्टेप आगे है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से, और वो इसलिए कि हमारी सभी कमेटियां बन चुकी है। जो 1-to-1 कॉन्वर्सेशन उम्मीदवारों से किया जाना था, प्रत्याशियों से किया जाना था, वो हम कर चुके हैं। हमारी चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी ने रिपोर्ट बना ली है, प्रदेश प्रभारियों ने बना ली है, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, हर एक ने जो रिपोर्ट्स थी, हमारी रिपोर्ट्स हो चुकी है। इसलिए जो लिस्ट आना है वो संभवतः आने वाले शायद अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, या जितनी जल्दी होगा हम आपको देखने को मिलेगा कि हमारी तरफ से वर्किंग पूरी हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने वर्किंग नहीं करी। हम तो क्या इंतजार कर रहे हैं आपका कि बीजेपी की लिस्ट जब आएगी, क्योंकि जब सब कुछ तैयार हो चुका है तो फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते का क्या इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी की लिस्ट आ जाए, फिर उसके बाद उसी हिसाब से कुछ नाम काटने और जोड़ने हो तो वो किया जा सके? नहीं, देखिए, अभी संसद का विशेष सत्र स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद जब कोई फर्स्ट लिस्ट आएगी तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष की, मुख्यमंत्री जी की, CWC की, माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, सभी की एकमत राय होनी होती है। और जब उस राय को लिया जाता है उसके बाद ही लिस्ट फाइनल होती है। तो जल्द ही हमें ये लिस्ट देखने को मिलेगी। लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश स्तरीय वर्किंग है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आपने देखा होगा कि वॉर रूम में आए दिन, चाहे गौरव गोगोई जी आए हों, मोना तिवारी जी आई हों, या जो बाकी हमारे प्रभारी लगाए गए हैं, रंधावा जी, अमृता दवन जी, सब ने 1-to-1 जो कॉन्वर्सेशन करना था वो हमारी तरफ से पूरा हो चुका है। अच्छा, कांग्रेस के खेमे में कहीं कुछ बेचैनी तो नहीं है कि जिस तरह से कल के प्रधानमंत्री के दौरे में भीड़ देखने को मिली, अब आगे आने वाले कल में अमित शाह आने वाले हैं, और बीते कल में जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई उसमें केंद्रीय मंत्री समेत सांसदों को चुनाव लड़ाया गया, टिकट दिया गया है, तो बीजेपी की इस आक्रामक या कहीं की अति आक्रामक रणनीति से क्या कांग्रेस घबरा तो नहीं रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं रविंदर जी। आप देखिए, हिमाचल और अगर कर्नाटक की बात की जाए तो वहां भी इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बाहर के जितने भी सांसद और नेता थे उन्हें लाकर छोड़ दिया था। लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? ये कर्नाटक आ रहे, ये हिमाचल आ रहे। अगर बात राजस्थान की जाए तो कल राजस्थान के भी अगर मंच पर अगर आपने देखा हो, जिस तरीके से वसुंधरा राजे जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर का जो वॉर था वो वॉर हमें देखने को मिला। एक दूसरे का अभिवादन नहीं किया, एक दूसरे से बात नहीं करी। साथ ही साथ राजेंद्र राठौड़ जी के साथ भी जिस तरह से उनका रवैया था माला पहनाते हुए हमने देखा। मुझे लगता है कि अमित शाह जी जो आ रहे हैं वो कोई टिकट के वितरण के लिए नहीं, वो पहले यहाँ संगठन के अंदर जो इनका गुटबाजी फैली हुई उस गुटबाजी को भुनाने या उस गुटबाजी को समाप्त करने का उनका प्रयास रह रहा है। तभी आप देखिए कि राजस्थान में सांसदों को उतारने का प्रयास किया जा रहा है मध्य प्रदेश की तर्ज पर। क्या यहाँ के विधायकों ने कोई काम नहीं किया? निश्चित तौर पर उन्होंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों ने काम किया। यहाँ के 24 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के थे आज वो ग्राउंड पर नहीं जा सकते। इसी का तो परिणाम है कि इन्हें यूपी से, इनको असम से, इनको पंजाब से, हरियाणा से और बाहर से इनको सांसद यहां बुलाकर कैंपेनिंग करवानी पड़ रही है। क्या भरत मेघवाल जी यही कारण है कि पूरे देश से नेताओं को बुलाकर जमावड़ा इकट्ठा करके कैंपेनिंग कराई जाएगी? और दूसरी बात यह कि एकजुटता का संदेश देने के लिए आएंगे, कहेंगे कि भाई अब तो एकजुट हो जाओ। और तीसरी बात यह कि विधायकों ने बीजेपी के काम नहीं किया, इस वजह से जो है अपने सांसदों को मैदान में एमपी की तर्ज पर यहां पर भी उतारना पड़े, ये जो कह रहे हैं। निश्चित तौर पर रविंदर जी आप देखिए यहाँ स्थानीय स्तर पर इनका भरत जी सवाल है, भरत जी आपसे सवाल है मेरा ये। बिल्कुल स्थानीय स्तर पर आप देखिए। विकास जी, माफी चाहूंगा, विकास जी आपसे सवाल है। सवाल दोबारा दोहरा दीजिए सर एक बार। मेरा सवाल यह है, जो भरत जी को तो आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि एकजुटता नहीं है बीजेपी में, इसलिए आ रहे हैं अमित शाह, उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। सांसदों को उतारना पड़ेगा यहां पर एमपी की तर्ज पे क्योंकि विधायकों ने काम नहीं किया, ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं मैं भरत जी की इस बात से बड़ा प्रभावित हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन के किस प्रकार मुरीद हैं कि ये मंच के ऊपर बैठे हमारे नेताओं की आंखों के इशारों को भी जो है वो गिनते हैं। मैं पूछता हूं इनके यहाँ हाल क्या है? यहाँ तो नाकारा, निकम्मा, गद्दार हो लिया। उसके बाद जो है वो इनके डिप्टी सीएम जो है वो एक यात्रा निकाल लाए, धरने पर बैठ गए, अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इनकी महिला विधायक कहती हैं कि उन्हें राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था को देख के डर लगता है। इनके जो है वो प्रदेशाध्यक्ष जी के सम्मेलन के अंदर गहलोत साहब शिक्षकों को पूछते हैं कि क्या ट्रांसफर के पैसे लिए जाते हैं, और वो टीचर कहते हैं कि हाँ लिए जाते हैं, उनकी कोई जांच नहीं होती। सीएम अपने विधायकों को कहते हैं कि तुमने पैसे लिए हैं। आप समझिए कि इनके यहाँ इतना होने के बाद भी ये हमारे यहाँ आंखों को इशारों को पढ़ते हैं। ये अनुशासन की जो वानगी
और जो इनकी फैन, इनका जो मन है भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन के प्रति, उसे देखकर मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम ये तो मानते हैं कि आंखों के इशारों से हमारे कयास लगाते हैं, इनकी तरह नाकारा निकम्मा गद्दार तो नहीं होता। आप अंदर खाने फूट की बात करते हैं। अरे हरीश चौधरी जी की कांग्रेस अलग है, पायलट साहब की कांग्रेस अलग है, गहलोत साहब की कांग्रेस अलग है, और 3 4 5 कांग्रेस छोटी छोटी और खड़ी हो गई हैं हर पटल के ऊपर। आज इनके यहां अंदर खाने क्या स्थिति है, ये बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब स्थिति ये है, मोदी जी की सभा होने के बाद इनके यहां दिक्कत ये हो रही है, वो तो कह रहे साहब मैंने 5 साल बहुत लूट लिया, लेकिन अब मैं क्षेत्र में मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, और मुझे मेरी ये पीढ़ियों का काम कर लिया, मैं नहीं जा पाऊंगा। भरत मेघवाल जी, यहाँ आप दूसरे के घर में क्या चल रहा है इसकी तो ताक झांक कर रहे हैं, लेकिन अपने घर में कलेश है उस पर आप नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए रविंदर जी, इसका परिणाम ये दिखाता है कि आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। पिछले 9 उपचुनाव में, 7 उपचुनाव में अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली की जमानतें जब्त हो चुकी है। और अभी ये जिस अनुशासन की बात करें तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अपने गुटबाजी को अपना अनुशासन बोलते हैं, और ये दिखाता है कि 2 अक्टूबर को बाड़मेर में सभा करने जा रही है वसुंधरा राजे जी, 5 अक्टूबर को यूनुस खान है जो उस सभा का आयोजन कर रहे हैं। अरे कांग्रेस ने तो इतनी योजनाएं, इतनी सोशल सिक्योरिटी लाकर इस राजस्थान में दी है कि आपको अपने सांसदों को यहां पर लाना पड़ रहा है। आपके विधायकों ने तो विपक्ष की भूमिका भी पूरी तरह से नहीं निभाई। आज 500 रुपए गैस सिलेंडर देने वाला राजस्थान राज्य बना, ओपीएस, राइट टू हेल्थ। क्यों प्रधानमंत्री जी को गारंटी शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम गारंटी देंगे, और हम डॉक्टर राकेश गोयल साहब, मुझे ये बिल्कुल साफ गोई से आपसे जानना है कि आखिर कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है और ठीक होने का दावा किया गया, आ रहा हूं विकास जी, और दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार एकजुटता का संदेश देने की मंच पर तो कम से कम दिखाई देती है एक जाजम पर आकर, लेकिन क्या यही एक कारण नजर आ रहा है जिस वजह से दोनों ही राजनीतिक दल थोड़ा फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं और इसी वजह से टिकट के बंटवारे में, टिकट के वितरण में डिले हो रहा है? देखिए, ये हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, सबको दूसरे को वॉच करते हैं, और जाहिर सी बात है कि जब ये टिकट का वितरण का आता है तो हर सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। पर मुझे लगता है कि अगर हम अनुशासन की बात करते हैं तो बीजेपी में ज्यादा शायद अनुशासन है और कांग्रेस में ज्यादा अनुशासनहीनता देखी गई है। चाहे वो सीएम से लेके हम डिप्टी सीएम से लेके हम, जैसे जब राष्ट्रीय बात आई थी तो गहलोत जी ने दिल्ली आने से मना कर दिया था, राष्ट्रीय जब खड़गे जी नहीं बने थे। तो ये सारी चीजें अनुशासनहीनता अगर हम कांग्रेस के अंदर देखते हैं हमेशा ज्यादा मिली है, बीजेपी के अंदर काफी कम है। हाँ, असंतुष्टि हो सकती है किसी नहीं, लेकिन क्या यही कारण है, क्या यही वजह है? ठीक है, कम ज्यादा किसी का भी हो सकता है, वो राजनीतिक तराजू पर अगर तोलें तो वो एक अलग नजरिए से देखा जाएगा, लेकिन क्या यही कारण है कि पार्टी टिकट वितरण में थोड़ा फूक फूक कर कदम उठा रही है? नहीं, ये कारण मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए शायद नहीं होगा। डिले इसलिए होता है क्योंकि हर विधानसभा से कुछ नाम जाते हैं, उस नाम को शॉर्टलिस्ट करना, फिर उनकी इंटरनल रिपोर्ट्स निकालना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे अंधाधुन टिकट बांट देना, वो मुझे लगता है बीजेपी कार्यशैली भी नहीं है और बीजेपी उस तरीके से करती भी नहीं है। महेश शर्मा, आप ये बताएं, पिछले दिनों सीपी जोशी ने कहा था कि भाई टिकट अगर लेना है तो जनता के बीच जाना पड़ेगा, और आज ये खबर हमने न्यूज 18 राजस्थान पर ब्रेक की, ये बताया कि बीजेपी में टिकट वितरण अभी थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा उसमें वक्त लग सकता है। संभाग स्तर पर या जिले स्तर पर विधानसभा सीटों का आकलन होगा, केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे, देखेंगे क्या स्थिति परिस्थिति है उम्मीदवारों की, मुद्दों की, और उसी लिहाज से फिर वक्त लगेगा टिकट के वितरण का। तो क्या रोड मैप तैयार करते हुए कल अमित शाह अपने दौरे में आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, यही मैं ये कहना चाह रहा था कि जो सोच समझ के कैंडिडेट्स, कांग्रेस ने कहा था कि हम मतलब सितंबर में, दोनों पार्टियां दल अक्टूबर के अंदर हम जल्दी से जल्दी पहली लिस्ट जारी कर देंगे वगैरह, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो एक चेहरे जो उतारे जाएंगे वो एक दूसरे के समीकरणों के आधार पे होंगे, चाहे वो जाति के समीकरण को ध्यान में रखते हुए नहीं, तो एक दूसरे के समीकरण दिखाने से पहले किसी को तो अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना पड़ेगा। बीजेपी के हमने देखा कि ए बी सी डी 4 कैटेगरी बना दी थी, बेहतर से लेकर कोई भी, हाँ, कोई भी दल एक, जहां इनकी जो जीतने वाली जो सीटें होती है सबसे पहले तो वहां उतारते चेहरे को, जिसका निर्विवाद होता है, अच्छी छवि होती है, अच्छे काम में, अच्छी जनता में पकड़ होती है, वो सीटों को पहले ये डिक्लेयर करते हैं। फिर दूसरी सीटें वो होती हैं, हेलो, हाँ सुन रहे हैं सर,
हेलो, शायद कनेक्शन सुन रहे हैं सर, महेश जी सुन रहे हैं। तो हाँ, तो वो जो चीज होती है उसके बाद में देखते हैं कि सबसे पुअर कहाँ हो सकता है, कहाँ हम गठबंधन कर सकते हैं, किन कैंडिडेट को हम जो अगर कोई भीतरघात कर रहा है तो या बागी होकर के लड़ रहा है तो उसके हिसाब से हम कौन से प्रत्याशी को मतलब क्या कहते हैं उतार सकते हैं। ये सारी चीजें रणनीति के तहत आती है और उस क्षेत्र में क्या मुद्दा बन सकता है। तो ये सब कुछ जो चुनाव के परिणाम जो कुछ होता है, चेहरा कौन सा होता है, चेहरे पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि आम जनता से वही जुड़ा होता है, क्षेत्र से वही जुड़ा होता है व्यक्ति जो जीतने की क्षमता रखता हो और अच्छी छवि रखता हो। भरत मेघवाल जी, आज प्रहलाद जोशी जी ने कहा कि ये बात राहुल गांधी ने स्वीकार कर ली कि राजस्थान वो हारने जा रहे हैं। मुझे लगता है रविंदर जी के प्रहलाद जोशी जी ने अगर उनका जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट को सही तरीके से शायद नहीं सुना होगा। राहुल गांधी जी ने 4 जो प्रदेश थे उनकी बात की, जिसमें तेलंगाना की भी बात की, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उन्होंने सर्टेनिटी शब्द का उपयोग किया और उन्होंने राजस्थान की बात में कहा कि वहां फाइट है लेकिन हम फिर भी जीतेंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर हमारी सरकार है। राजस्थान के अंदर उन्हें यह पता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो ध्रुवीकरण का काम करने का काम करती है वो यहां करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि एक नैरेटिव कर्नाटक में जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के आवरण को ओढ़कर किया था, वो राजस्थान में भी करने का स्वाभाविक तौर से ये काम करेंगे। लेकिन राजस्थान, भरत जी, आप विकास जी की तारीफ कर रहे थे कि कांग्रेस जो है बीजेपी के भाव भंगिमाओं को, उनके इशारों को बहुत बेहतर तरीके से समझती है, और यहां पर आपने राहुल गांधी के बयान को आपके नेता ने सही से नहीं समझा, भरत जी कह रहे हैं। जी, आप रविंद्र जी नाम जो है वो कंफ्यूज कर, मुझे एक जवाब देना है शायद। हाँ, विकास जी आपसे, सॉरी विकास जी आपसे। जी, मैं माफी चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो इन्होंने पूर्व में बात करी, मैंने कहा भी था, मैं उनका जवाब दे देता हूँ। इन्होंने सिलेंडर की बात करी। उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 70 लाख लोगों को 400 रुपए पर सिलेंडर लाभ मिल रहा है। इन्होंने तो 18 लाख भी रजिस्ट्रेशन नहीं किए, जिनमें 200 रुपए देके ये क्या वाहवाही लूटना चाहते हैं, वो भी चुनाव के महज कुछ महीने पहले। और ये हिमाचल और कर्नाटक की बार बार बात करते हैं। महज 36,000 के विकास जी, मध्य प्रदेश में आप ही के मुख्यमंत्री ने सावन के मौसम में ये घोषणा की थी कि हम जो है सब्सिडाइज सिलेंडर देंगे, और वो भी सिर्फ सावन के मौसम के लिए, सावन के 2 महीनों के लिए। तो इसीलिए अगर आप राजस्थान की कांग्रेस सरकार की बात करते हैं तो फिर आप मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की बात कीजिए। रविंद्र जी, यहाँ जयपुर को लेकर बात हो रही है, मैं मध्य प्रदेश के बारे में ज्यादा सूचना नहीं है मेरे पास। मैं जयपुर के बारे में दे रहा हूँ ना, सूचना नहीं है तो रखनी चाहिए। आप प्रवक्ता के तौर पर अगर बैठे तो सभी राज्यों की सूचना होनी चाहिए, जहां पर आपकी भी सरकार है और बाकी सरकार है। सर, मैं राजस्थान भाजपा का प्रवक्ता हूं। मेरा इंटेंशन जो है वो इनकी बात का जवाब देना है राजस्थान कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य के अंदर जो ये बात कर रहे हैं। दूसरा, ये हिमाचल के चुनाव की बात करते हैं। 36,000 वोटों के आसपास हिमाचल की सरकार का और भारतीय जनता पार्टी के वोटों का फर्क रहा है। और कर्नाटक में आजादी के बाद से आज तक सबसे ज्यादा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपना हासिल किया है। इसके ऊपर जो है ये वाहवाही लूट रहे हैं। अरे अगले चुनाव में वो भी कल आपकी खुल जाएगी। दूसरी बात, ये महज चुनाव के कुछ महीने पहले इनको जनता कहां से याद आ गई। ये चिकित्सा सेवाओं की बात करते हैं। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर मोदी जी ने जो है जोड़ा है। और ये बात करते हैं ध्रुवीकरण की। अरे आपने तुष्टीकरण की नीति को पूरी तरीके से अपना रखा है। दंगों के अंदर एक जवाब भरत जी जल्दी से लेता हूं, फिर महेश जी और डॉक्टर राकेश से लास्ट में कमेंट लूंगा। जल्दी से भरत जी बोलिए। रविंदर जी, ये 200 रुपए अनुदान की बात कर रहे थे, शायद ये भूल गए, वो मुख्यमंत्री जी नहीं दे रहे, वो प्रधानमंत्री जी ने 200 रुपए की बात की थी। यहाँ 500 रुपए में मिल रहा है। 18 लाख लोगों को 74 करोड़ का लाभार्थी आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आप आयुष्मान की बात करते हैं, 5 लाख रुपए का वहां पे बीमा है, यहाँ 25 लाख का है। आयुष्मान और चिरंजीवी की तुलना कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत नहीं, चिरंजीवी जैसी योजनाएं चल रही हैं। महेश जी और साथ ही साथ मैं राकेश जी, आप दोनों से मेरा सवाल होगा। सवाल एक ही होगा, पहले महेश जी आप जवाब दीजिएगा। अभी तक बीजेपी और कांग्रेस की नेताओं की जो रणनीति देखने में सामने आ रही है, उसके मुताबिक ऐसा क्या नजर आ रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व दोनों ही दलों का पूरी तरह से राजस्थान पर अपने हाथों में कमान लेकर चल रहा है, और इसी हिसाब से केंद्र की ज्यादा चलेगी, किसी और धड़े की या खेमे की नहीं चलेगी। महेश जी, पहले जवाब आपसे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर राजस्थान में अगर कांग्रेस की दृष्टि से देखें तो वहां गहलोत का काफी मतलब क्या कहता है उनकी भी चलेगी। तो बगावत होगी या नहीं होगी? फिर अगर सीधा केंद्र का निर्देश आएगा तो बगावत किसमें ज्यादा देखते हैं आप? ये दोनों प्रोसेस
जिसको भी आप टिकट देंगे कहीं ना कहीं मतलब कोई एक राकेश जी, एक कमेंट आपसे जल्दी से, जो सबसे ज्यादा दावेदार होगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी में बगावत शायद बहुत कम होगी या ना के बराबर ही होगी। कांग्रेस में चांस ज्यादा दिखते हैं। ठीक है। और जो ये दौरा अमित शाह जी का है, ये दौरा दोनों तरीके से महत्वपूर्ण है। अपने जो उनके कैंडिडेट हैं उनको तो संतुष्ट करेंगे, कल रात बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है बीजेपी के लिए, राजस्थान की राजनीति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद चारों ही मेहमानों का करना चाहूंगा। जल्दी से प्राइम डिबेट का जो प्राइम सवाल हमने आपके लिए छोड़ा था उसका जिक्र कर लेते हैं। हाँ और ना में 56% और ना में 44% का यहां पर रिजल्ट आया है। गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री से राजस्थान बीजेपी को बड़ा संदेश मिलेगा। 56% हाँ बोलते हैं, 44% ना बोलते हैं। तो मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्राइम डिबेट में फिलहाल आज इतना ही।